हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई उनके एक शॉर्ट स्टोरी द थीफ स्टोरी। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उन्हें इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने बच्चों के साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। साथ ही उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है और उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ना। द थीफ स्टोरी, जैसे नाम से ही क्लियर है स्टोरी के, उस चोर की कहानी। थीफ यानी होता है चोर। यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस कहानी में चोरी करने की आशा के साथ एक हरीसी नाम का लड़का अनिल के साथ आकर के रहने लग जाता है। अनिल जो होता है वह एक अच्छा व्यक्ति होने के कारण उस लड़के को पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है और धीरे धीरे अनिल हरीसी पर ट्रस्ट भी करने लग जाता है। अनिल के पास से पैसे चुरा करके और हरीसी हमेशा के लिए उससे दूर जाना चाहता है, लेकिन कोई अंतरात्मा अनिल के पास से पैसे चुराने के बाद हरीसी जब जा रहा होता है तो उसे रोक लेती है। इस प्रकार हरीसी जो अपने रास्ते से भटक गया था वह अपने भटके हुए रास्ते से वापस सही दिशा चुन लेता है और अपनी गलती को महसूस कर लेता है। तो इसी कहानी के में यही बताया गया है कि हरीसी नाम का लड़का जो अपने रास्ते से भटक गया है वह कैसे अपनी गलती को महसूस करके और सही रास्ते पर आता है। हरीसी बोलता है, मैं उस समय तक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला और उस समय मैं केवल 15 वर्ष का ही था, लेकिन फिर भी उस समय भी मैं एक काफ़ी अनुभवी और सरल चोर था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो उस समय अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा होता है। अनिल लगभग 25 वर्ष का एक लंबा व दुबला पतला व्यक्ति था और मैंने जब उसे देखा तो मुझे लगा कि यह काफ़ी सीधा साधा और यह मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी सही इंसान है और मैं इस व्यक्ति का ट्रस्ट भी जीत पाऊंगा। अनिल जब हरीश के पास खड़ा होकर के और मैच देख रहा होता है उसी समय हरीसी अनिल को कहता है, आप स्वयं भी कुछ पहलवान से लगते हो। हरीसी का मानना है कि थोड़ी सी चापलूसी करना मित्र बनाने में सहायक होती है और उसी समय अनिल भी वापस रिप्लाई करता है कि तुम भी पहलवान जैसे ही लगते हो। इस बात को सुन करके और हरीसी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उस समय वह काफ़ी दुबला पतला था और हरीसी कह देता है उसी समय कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। अनिल उस लड़के से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बताता है हरीसी। उसने वापस झूठ बोल दिया क्योंकि वह हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता। इस तरह से वह नाम चेंज करके पुलिस और अपने पहले जो मालिक थे उनसे बचा रहता था। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उन पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो घुर्रा रहे थे और उन्होंने अपनी बॉडी पर अच्छी तरह से तेल लगा रखा और एक दूसरे को उठा करके और इधर उधर फेंक रहे थे। हरीसी बोलता है कि मेरे पास उस समय बोलने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वहां से अब चलने लगा और मैं भी यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। एक बार फिर से वहाँ बोला हेलो और जैसे ही उसने हेलो बोला हरी सिंह ने उसके सामने अच्छी आकर्षक स्माइल के साथ उसके सामने हंसने लगा। हरी सिंह अनिल को कहता है कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो इस बात पर अनिल कहता है, मैं तुमको वेतन नहीं दे पाऊंगा। हरी सिंह अनिल की इस बात पर थोड़ी देर विचार करता है और सोचता है कि शायद मैंने अपने शिकार के लिए गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अनिल से हरीसी वापस पूछता है, लेकिन क्या आप मुझे भोजन करा सकते हो? तो अनिल वापस हरीसी से पूछता है, लेकिन क्या तुम भोजन पका सकते हो? हरीसी वापस झूठ बोल देता है और बोलता है कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। तो अनिल बोलता है, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें भोजन करा सकता हूँ। अनिल हरीसी को अब अपने घर पर लेकर गया और उसे बोल दिया कि तुम बालकनी में जाकर के और सो सकते हो। उस रात को जब हरीशी ने जो भोजन पकाया तब अवश्य ही बहुत ही खराब बना होगा क्योंकि अनिल ने वह भोजन एक बाहर स्ट्रीट डॉग को डाल दिया और हरी सिंह को वहां से जाने के लिए बोल दिया। लेकिन हरी सिंह हंसता हुआ उसी के घर के आसपास मंडराता रहा और इस बात पर अनिल भी उससे हंसे बिना नहीं रह सका। और बाद में अनिल हरी सिंह को वापस बुला लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना भी सिखा दिया और कहा कि वह जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं का योग करना भी सिखा देगा। मैं उसका बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हूँ और मैं ये बात जानता था कि अगर मैं एक बार शिक्षित व्यक्ति बन जाऊंगा तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होगी। मैं जो चाहूंगा वह प्राप्त कर सकता हूँ। अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखद था, यानी खुशी की बात थी। मैं सुबह उठता और चाय बनाता था और उसके बाद मैं डेली रूटीन का सामान खरीदने में अपना समय बिता था और मैं लगभग एक दिन में 1 रुपए का लाभ कमा लेता था। मुझे लगता है कि शायद इस बारे में अनिल को पता है, लेकिन वह इस चीज को माइंड नहीं करता है कभी भी। अनिल अनियमित रूप से कभी पैसे कमाता था। वह एक सप्ताह किसी से उधार मांगता था तो दूसरे सप्ताह उधार धन दे देता था और वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता था। लेकिन जैसे ही उसके पास उसका चेक आता वह अपने घर से निकल जाता और बाहर जाकर के और पार्टी करता था। ऐसा लगता है कि अनिल जो था वह पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था और यही उसकी आजीविका चलाने का एक विचित्र तरीका था।
एक दिन शाम को अनिल एक नोटों की छोटी सी गड्डी के साथ घर आया, यह कहते हुए कि उसने हाल ही में एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेच दी है और रात को मैंने उसको उन पैसों को अपने गद्दे के नीचे रखते हुए देखा और मैंने अनिल के साथ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। मैंने खरीदारी में बेईमानी करने के अलावा अपने पेशे यानी चोरी का कोई भी काम नहीं किया था और मेरे पास अभी चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी दे रखी थी जिसके हिसाब से मैं कभी भी बाहर आ जा सकता था और मुझे अब तक जितने भी व्यक्ति मिले उनमें सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल ही था और यही कारण था कि अनिल को लूटना इतना मुश्किल कार्य था। एक लालची व्यक्ति को लूटा जाना आसान होता है क्योंकि अपने लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है, तो एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना उतना ही कठिन होता है क्योंकि कभी तो वह यह ध्यान ही नहीं दे पाता है कि उसे लूट भी लिया गया है। इस तरह से चोरी करने से उस काम का सारा आनंद खत्म हो जाता। तो अब समय आ गया था कि मैं अपना जो वास्तविक कार्य है चोरी वह करूं, लेकिन मेरा जो अभ्यास है वह छूट गया है और अगर मैंने उसका यह धन नहीं चुराया तो ये धन ले जा करके और वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा। और मैं सोचने लग गया कि वहाँ वैसे भी मुझे वेतन तो देता ही नहीं है। अनिल अपने रूम में आराम से सोया हुआ था और चांदनी रात की किरणें उसके बिस्तर पर गिर रही थी और मैं इसी स्थिति में फर्श पर बैठ करके और सोचने लग गया, यदि मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। उसी समय मैं अपने बिस्तर से निकलकर और रेंगता हुआ अनिल के बिस्तर के पास गया। अनिल उस समय भी शांतिपूर्वक सो ही रहा था और उसका चेहरा संदेह मुक्त व बिल्कुल चिंता मुक्त था। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे क्योंकि मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो अधिकांश जो थे वह घावों के थे। मैं अनिल के बिस्तर के पास जाकर के बैठा और रुपयों को तलाशते हुए मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया। जैसे ही मुझे पैसे मिल गए तो मैंने उन्हें बिना आवाज किए बाहर की तरफ खींच लिया। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट ले ली। मैं अचानक डर गया और जल्दी से वहां से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मैं सड़क पर आया और मैंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जमे के नाड़े से बंधे हुए थे। जब मैं जा रहा था तभी मैंने चलना धीरे किया और नोट को गिना। तब 50-50 के नोटों में 600 रुपए थे। इन पैसों से मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता था। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय के सामने नहीं रुका क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में कोई टिकट नहीं खरीदा था और मैं सीधे दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया और लखनऊ एक्सप्रेस ठीक उसी समय रवाना हो रही थी। ट्रेन ने अभी गति पकड़ना शुरू ही की थी तथा किसी भी एक डिब्बे में जाकर के और चढ़ सकता था, लेकिन मैं ऐसा करने ही वाला था लेकिन मेरा मन हिचकिचाया। मैं इसका क्या कारण था वह समझ नहीं सका, लेकिन मेरा भागने का जो अवसर था वो मैंने गंवा दिया। और जब ट्रेन चली गई तो मैं अकेला उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया और अपने आप को अकेला पाया। मेरे मन में विचार नहीं आ रहा था कि अब जो ये रात है वह कहाँ जाकर के और बिताई जाए। अनिल के अलावा मेरा और कोई मित्र नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि मित्र जो होते हैं वह मदद से ज्यादा कष्ट देते हैं। तो मैं स्टेशन के पास किसी भी छोटी होटलों में रुककर किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था, वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, यानी अनिल। स्टेशन से निकल करके और मैं बाजार में होकर धीरे धीरे चलने लगा। चोर के रूप में अपने उस छोटे से जीवन काल को याद करने लगा और उन लोगों के चेहरे का अध्ययन किया जब उनका सामान गायब हो जाता था। लालची लोग जो होते थे वह डर प्रदर्शित करते थे और अमीर लोग क्रोध प्रदर्शित करते थे, वहीं गरीब लोग स्वीकृति दर्शाते थे। बट मैं यह बात भी जानता था कि अनिल को जब यह बात पता चलेगी तो केवल वह थोड़ा सा दुख ही प्रदर्शित करेगा। वह धन की हानि के कारण दुखी नहीं होगा, इसलिए दुखी होगा क्योंकि उसका जो ट्रस्ट था वह टूट गया। मैं अभी स्वयं एक मैदान में था और मैं वहाँ एक बेंच पर बैठ गया। रात जो थी वह बहुत ही ज्यादा ठंडी थी क्योंकि नवंबर की शुरुआत ही थी। हल्की सी बूंदाबूंदी हो रही थी जिसकी वजह से मेरा दुख जो था वह और बढ़ गया और जल्दी ही बारिश होने लग गई। इस वजह से मेरा शर्ट व पायजामा मेरे शरीर से चिपक गया। ठंडी हवा की वजह से बरसात की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरने लगी। मैं वापस मार्केट की तरफ गया और घंटाघर पर जाकर के बैठ गया। घड़ी में उस समय 12 बज रही थी। मैंने अब उस समय अपने जेब में उन नोटों को टटोला, वे बरसात में गीले हो चुके थे। अनिल के पास जो धन था उसमें से हो सकता है कि वह मुझे सुबह सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दे सकता था, लेकिन अब उसका सारा धन मेरे पास है। मैं अब उसके लिए और भोजन नहीं पका सकता था और ना ही बाजार जा सकता था और पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था क्योंकि मैं इन सारी बातों को चोरी के आवेश में भूल गया था। और मैं इस बात को भी जानता था कि पूरे वाक्य किसी दिन मुझे 100 रुपए से भी अधिक दिला सकते थे। चोरी करना तो एक आसान बात और कभी कभी पकड़ा जाना भी बहुत ही आसान बात थी, लेकिन वास्तव में एक बड़ा और सम्मानित और चतुर व्यक्ति बनना एक अलग ही बात थी। और मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास चला जाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और उसी समय जल्दी जल्दी अनिल के कमरे की तरफ वापस चल दिया।
क्योंकि किसी वस्तु को बिना पता लगे उसे वापस लौटा देना बहुत मुश्किल होता है, इसकी बजाय चोरी करना और आसान होता है। मैं चुपचाप अनिल के घर गया और धीरे से उसका दरवाजा खोला तथा दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मैंने देखा कि अनिल अभी भी सोया हुआ ही था। मैं वापस रेंगता हुआ अनिल के बिस्तर के पास गया और उस नोटों की गड्डी को अनिल के बिस्तर के नीचे वापस धीरे से रख दिया और जाकर के सो गया। और नेक्स्ट डे जब मैं देर से जागा तो मैंने पाया कि अनिल पहले से ही मेरे लिए चाय बनाकर ला चुका था। अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट था और ऐसे देखते ही मेरा हृदय थोड़ा बैठ गया। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन उसी समय अनिल बोलता है कि कल मैंने कुछ धन कमाया था और इस वजह से अब तुम्हें हर महीने तुम्हारा जो वेतन है वो मिलेगा। ऐसा सुनते ही मेरा जोश बढ़ गया। लेकिन जब मैंने वह नोट लिया तो मैंने उसे नोटिस किया कि वह रात की बरसात में गीला हुआ था, तो इस वजह से वह अभी तक भी गीला ही था। अनिल अब उसे कहता है कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि अनिल को इस बारे में सारी बात पता थी, लेकिन उसकी आंखों ने और ना ही उसके होठों ने थोड़ी सी भी बात की भनक नहीं लगने दी कि उसे सारी चीज पता है। मैं वापस सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया और अनिल ने भी मुझे देखने लग गया और वहाँ स्वयं भी मेरी तरफ मुस्कुरा दिया। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।